सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, मैथ्स का जो ये आपका सीटीक्यू सीरीज चल रहा है जेनिक अनस्टॉपेबल के चैनल पे, उसका आज है लेक्चर नंबर 4 और आज हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम ये भी सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स हो तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, और फिर कुछ और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे। और जो हमारा आने वाले सेशंस होंगे उसमें हम फाइंड करेंगे, उसमें हम इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इनवर्स के बाद आपका रैंक आएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं जो कि आया है 1994 में। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको ये सिखा सकूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं यहां पे आपको कुछ लॉजिक समझाऊंगा, कुछ पॉइंट समझाऊंगा। अगर वो आप माइंड में रखेंगे तो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कभी भी गलती नहीं होगी। जो मुझे लगता है, जब मैं सॉल्व करता हूं प्रॉब्लम्स तो मैं ये नोट करता हूं, अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे, मैं खुद वो पॉइंट्स फॉलो करता हूं, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कभी भी जिंदगी में मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, चलो यहां पे करते हैं। यहां पे देखो क्या दिया गया है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पे दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। एक आपका है एल। ओके, आपका एक मैट्रिक्स क्या है, एल 2 1 3 2 4 और ये 5। और दूसरा मैट्रिक्स क्या है आपका, एम। एम क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। एम आपका है 3 2 0 1। ओके, इन दोनों को एल क्रॉस एम, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए एक्चुअली पेपर में, जो कि मैट्रिक्स है, जो कि क्या है, मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट लोगे तो एक मैट्रिक्स ही जनरेट होगा। चलिए, अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो समझते हैं। देखो, यहां पे इंटरेस्टिंग बात आपको ये समझनी चाहिए। सबसे पहले अगर दो मैट्रिसेस दिए गए हो तो क्या उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस है मेरे पास, तो कोई भी दो मैट्रिसेस होंगी, क्या ऑलवेज उनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा? ओके, ये हमें एक मतलब मैट्रिक्स में ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है तो आपको कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? क्या कंडीशन है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ओके, अभी यहां पे एल जो है, यहां पे देखो क्या है, एल है। एल में देखो, एल का सबसे पहले साइज, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे सबसे पहले साइज नोट करो। ओके, साइज नोट करो मैट्रिक्स का। ये एल है, इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, तो 3 रोज हैं, और यहां पे लगाएंगे क्रॉस। ओके, ये कन्वेंशन है जो फॉलो करते हैं, 3 क्रॉस। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। अभी आते हैं एम पे। एम तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, दिख रहा है आपको, सीधा सीधा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, चलिए ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, एल क्रॉस एम। हमें क्या निकालना है, एल क्रॉस एम। ओके, एल क्रॉस एम के लिए हमने यहां पे पहले एल को लिखा। ओके, एल क्या है, 2 1 3 2 4 5। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, एम को इसके पास में लिख देंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 2 0 1, जैसे हम नंबर्स में पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम में जो हमारा एल्जेब्रा होता है सिंपल। ओके, जिसमें सिंपली रियल नंबर्स का जो एल्जेब्रा होता है, 2 into 1, तो क्या लिखते हैं, 1 ब्रैकेट में 1 फिर ब्रैकेट में 2, या 1 क्रॉस 2। मैट्रिक्स में हम ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस नहीं लिखते, हम सिंपली यही ऐसे ही दो मैट्रिक्स को आपस में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अगर एल क्रॉस एम बोला है तो एल क्रॉस एम में पहले क्या है, एल, तो यहाँ पे एल ही लिखना, एम है तो बाद में एम ही लिखना। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या करना है वो ध्यान से समझो। इसका साइज है 3 क्रॉस 2, इसका साइज क्या है, 2 क्रॉस 2। ओके, अभी यहां पे ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पे एल क्रॉस एम बोला है तो आपको यहां पे पहले एल ही लिखना है, एल बाद में नहीं लिखना है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, यहां पे एल एम, यहां पे एल क्रॉस एम बोलेगा या सिंपली एल एम लिखा होगा, ऐसे एल एम। ओके, तो एल एम मतलब पहले एल ही लिखना है, पहले बाद में एम ही लिखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज क्या है, 3 क्रॉस 2, सेकंड मैट्रिक्स का साइज क्या है, 2 क्रॉस 2।
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लीकेशन में जो पहला मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं यहाँ पे 2। ध्यान से देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं 2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, ये दोनों नंबर अगर इक्वल होंगे तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे लेकिन यहां पे देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर है, मतलब यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, मतलब एलएम का हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अभी यहां पे एक और दिमाग में डाउट आएगा कि सर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका साइज कैसे डिसाइड होगा, उसका साइज कैसे डिसाइड होगा? वो ऐसे डिसाइड होगा, ध्यान से देखना, मैं डिसाइड कर रहा हूं। ओके, ध्यान से देखो, अभी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका साइज क्या होगा? ये 2 है, ये 2 है, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज। ओके, इनको कैंसिल कर दो, ये दोनों उड़ गए, बाकी क्या बचे 3 और 2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा उसका साइज क्या होगा? 3x2। क्या होगा? 3x2। मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होंगे वो उतने ही होंगे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स के रो है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही होंगे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका साइज क्या होगा? 3x2, जो कि एल का ही साइज है, एल का ही साइज है। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? ओके, अभी यहां पे आपको आइडिया आ गया। अभी यहां पे ध्यान दो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो यहां पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? हम ऐसा बोल सकते हैं वो एलिमेंट का रो भी पहला है, कॉलम भी पहला। लेटर से रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहां पे उसका फर्स्ट एलिमेंट है A11, दूसरा एलिमेंट को लिखेंगे A12। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटर से L क्रॉस M A के बराबर है। ओके, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, वो उसको हम लिखेंगे A11। A11 हमें ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 हमें ये बता रहा है, जो पहला यहां पे नंबर लिखा हुआ है वो रो बताता है, सेकंड नंबर यहां पे कॉलम बता रहा है। A12 मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। सिंपली यहां पे लिख सकते हैं ये जो एलिमेंट है A21 ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का है। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? ये आइडिया आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अभी यहां पे देखो मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं वो देखो। ओके, हम पहले A11 को टारगेट करते हैं। ओके, A11 को, चलो मैं यहां पे सिंपली फाइंड करता हूं नीचे, ताकि आपको आसानी हो चीजें समझने में। सबसे पहले हम A11 को फाइंड करेंगे, फिर आप इसको फटाफट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल प्रोसीजर में आपको बता रहा हूं। A11, तो A11 के लिए सिंपली क्या करोगे वो ध्यान से देखो। A11 में ये 1 क्या है? रो, ये क्या है? कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो लो और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम लो, उसका फर्स्ट कॉलम लो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो तो आपको A11 मिल जाएगा। फिर से रिपीट, A11 क्या है? जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा? तो यहां पे देखो A11 में ये पहला क्या है? फर्स्ट, पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब L, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो लेंगे, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो लेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो A11 मिल जाएगा, जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहां पे जो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 into 3 कितना होगा? 6, प्लस जो फर्स्ट रो है उसका जो सेकंड एलिमेंट है और जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो सेकंड एलिमेंट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 0। तो ये आपका हो गया A11 हो गया आपका 6। अभी आते हैं A12 पे, ध्यान से देखना। A12 में मतलब ये 1 क्या है? फर्स्ट रो और 2 क्या है? सेकंड कॉलम। ओके, तो करोगे क्या? सिंपली ध्यान से देखो, जो आपका पहला मैट्रिक्स है, अरे ये क्या हो गया भाई? चलो ठीक है, ओके, उस बोर्ड पे तो गायब भी हो जाता पूरा,
यहां पे A12 का मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो लेना है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जो सेकंड मैट्रिक्स है M, उसका सेकंड कॉलम लेना है। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है, इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है, और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है, जैसे हमने यहां पे किया। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है 2 1, और इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है 2 1। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 1, डेट इज 5। ओके, तो A11 आ गया, A12 आ गया। सिमिलरली आप क्या फाइंड करो, A21 फाइंड करो और A22 फाइंड करो। A21 के लिए क्या करोगे, A21 मतलब सेकंड रो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है 3 2, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 3 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। सिमिलरली A22 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 2 कितना होगा बेटा 6, 2 प्लस 1 2 प्लस 6 कितना होगा 8 होगा, ये आपका होगा A21। सिमिलरली A31 कितना होगा और A32 कितना होगा। A31 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट रो थर्ड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 0 कितना होगा 12 होगा। और A32 में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, A32 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 5 कितना होगा 13 होगा। कितना होगा बेटा 13 होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, तो हम फाइनल मैट्रिक्स बनाते हैं। फाइनल मैट्रिक्स हम बनाएंगे L क्रॉस M, तो क्या आएगा यहां पे देखो, ये आएगा 6 5 9 8 12 13। ओके, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। मैं देख रहा हूं यहां पे मेरे पास ऑप्शंस होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ऑप्शंस अगर होंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा मेरे को तो। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपना, क्या आया 6 5 9 8 12 13, तो बुक में ऑप्शन बी है। क्या है, ऑप्शन बी, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम्स सिंगुलर। ओके, तो सिंपली यहां पे बोला गया है कि कौन, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर इस गिवन मैट्रिक्स को हमें सिंगुलर बनाना है तो x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, सिंपली हमें ये पूछा गया है। तो हमें फर्स्ट सेकंड क्लास से और फर्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है CTQ की, उसमें बच्चा हमें पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब आपको यहां पे इस मैट्रिक्स को अगर सिंगुलर बनाना है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहां पे x की वो वैल्यू डालनी है जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। ओके, समझ गए इतनी बात, क्लियर है। तो अपने पास लेटर से इसको मैट्रिक्स A बोल देते हैं। मैट्रिक्स A क्या है, 8x 0, ओके, 4 0 2 12 6 0। ओके, 12 6 0। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें इस डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है। ओके, डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है। तो डिटर्मिनेंट देखते हैं, चलिए। अभी आप बोलोगे सर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, चलो मैं इस क्लास में आपको सिखाता हूं। ओके, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपली देखो क्या होता है, यहां पे ध्यान से समझना है ना। लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। ओके, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, उसको मैं बोल देता हूं यहां पे एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13, ओके, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए। किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो। ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ध्यान से देखना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो किसी भी एक रो को पकड़ लो, किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो। ओके, मैं फर्स्ट रो को पकड़ता हूं, तो सिंपली करना क्या है, ध्यान से देखो।
फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है A11, ओके, फिर क्या है A12, फिर आपका क्या है A13, ओके। फर्स्ट रो, किसी भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ सकते हो, डायगोनल पे मत चले जाना, किसी भी रो को पकड़ो या किसी भी कॉलम को, एक कॉलम को पकड़ो या एक रो को पकड़ो, उसके अलोंग ये कैलकुलेशन करो तो आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। लेकिन जनरली कन्वेंशन, जो हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं वो ये होता है कि अगर हमें कुछ भी आइडिया नहीं है तो सिंपलिसिटी के लिए हम या तो फर्स्ट रो लेते हैं या तो फर्स्ट कॉलम लेते हैं या तो फर्स्ट रो लेते हैं, ओके। तो सिंपली करना क्या है, यहां पे ध्यान से देखना, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सिंपली क्या करो, कोई भी रो लो या कोई भी कॉलम लो, मैंने फर्स्ट रो लिया, उस फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, उन एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का साथ मतलब जो A11 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालो जिसको C11 बोला, A12 का कोफैक्टर निकालो C12, A13 का कोफैक्टर निकालो C13, कोई भी रो लो कोई भी कॉलम लो, उस रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, अभी बात आती है कि कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मैं डिटेल में प्रोसीजर बता रहा हूं, ये 3x3 पे भी अप्लाई कर सकते हो, 2x2 पे भी, 4x4 पे भी, 5x किसी भी मैट्रिक्स पे आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अभी बात आती है कोफैक्टर कैसे निकलेगा। ओके, तो कोफैक्टर होता है -1 I + j इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A11। ओके, आई इतनी बात समझ में? कैसे वो देखो, ओके, यहां पे कोफैक्टर अगर निकालना है, ये A11 का कोफैक्टर अगर निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, C11 मतलब हम A11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे, -1 इंटू I + j, -1 इंटू I + j, I यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो में ये एलिमेंट है, इसका रो का नंबर, j यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिमेंट के कॉलम का नंबर, जैसे कि ये A11 है तो इसके रो का नंबर 1 है मतलब I1 होगा, इसके कॉलम का नंबर भी 1 है तो j क्या होगा, 1 होगा। और फिर बाद में आता है ये माइनर M11, ये क्या होता है माइनर, हम आपको बताते हैं माइनर क्या होता है। देखो ये जो A11, जो जिस कॉलम में A11 है, जिस कॉलम में A11 है उसको डिलीट कर दो, जिस रो में A11 है उसको डिलीट कर दो, उसके बाद जो ये 4 एलिमेंट्स मिलके एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 का, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो A11 का क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर होगा। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? A32 A33, ओके, आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ओके, चलिए यहां पे देखो, अभी यहां पे देखो, सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, यहां पे देखो, अगर मुझे इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, ध्यान से देखना अभी यहां पे ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, चीजों को यहां पे समझना, ओके। यहां पे चीजें कुछ पॉइंट आउट में करूंगा, जैसे कि मैं यहां पे ऐसा भी बोल सकता हूं सिंपली, जैसे कि ये एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, मैं बोलूं कि A11 का कोफैक्टर क्या होगा, तो A11 का कोफैक्टर निकालना है, सिंपली क्या होगा, -1 इंटू I + j इंटू इट्स माइनर, तो बेसिकली ये तो यहां पे I1 है तो j भी 1 होगा, तो -1 टू द पावर 1 + 1 क्या होगा, यहां पे सिंपली क्या होगा, यहां पे चलो अभी यहां पे हम सिंपली एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसको मैं बोल देता हूं AC ये डिनोट कर रहा है कि हम मैट्रिक्स A का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ये आप चीजें नोट कर लेना क्योंकि आपको इनवर्स में भी काम आएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। कोफैक्टर मैट्रिक्स में हम एलिमेंट लिखेंगे C11, C12, C13, C21, ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, ये मैट्रिक्स में भी काम आएगा, C23, C31, C32, C33, ओके। ये हम सिंपली अभी अब टारगेट कहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट में देखा कि कोफैक्टर की हमें जरूरत है, डिटर्मिनेंट में हमने क्या देखा, कोफैक्टर की जरूरत है बेटा, कोफैक्टर की जरूरत है, तो सिंपली हमने क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने बनाया। तो जो A11 जो एलिमेंट है ओरिजिनल मैट्रिक्स A का, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसको हमने बोल दिया C1, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए, ओके। तो यहां पे भी ध्यान देना, यहां पे आप लोग ध्यान देना, देखो C11 तो I भी यहां पे 1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है I को,
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है j को। तो C11 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 मींस -1 का स्क्वायर मींस 1 इंटू M11। ओके, सिंपली सिमिलरली C12 क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे i की जगह 1 है, j की जगह 2 है, तो -1 का अगर ऑड पावर लेंगे तो -1 ही आएगा, -1 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा -M12। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपली कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखना हो तो C11 क्या होगा, M11 के बराबर। ओके, C12 क्या होगा, -M12, C13 क्या होगा, M13। ओके, M13, C21 क्या होगा, -M21, C22 क्या होगा, M22, C23 क्या होगा, -M23, C31 क्या होगा, M31। ओके, C32 क्या होगा, C32 होगा -M32, C33 क्या होगा, M33। ओके, तो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स से हमें क्या पता चला, कोफैक्टर मैट्रिक्स से हमें ये पता चला कि C11 का अगर ये जो है A11 का कोफैक्टर सिंपली क्या होगा, इस A11 का माइनर निकालो और उसके साथ +1 मल्टीप्लाई कर दो। A12 का कोफैक्टर क्या होगा, A12 का माइनर निकालो, उसको उसके साथ माइनस लगा दो। A13 का कोफैक्टर क्या होगा, इसका माइनर निकालो और उसके साथ +1 लगा दो। +1 का मतलब प्लस साइन। ओके, तो A11 का अगर कोफैक्टर निकालना है तो सिंपली A11 का माइनर निकालो। A11 का माइनर कैसे निकालोगे वो हमने डिस्कस कर लिया, उसके साथ प्लस लगा दो। ओके, A12 का कोफैक्टर क्या होगा, A12 का कोफैक्टर क्या होगा, A12 का माइनर निकालो, उसके साथ माइनस लगा दो। ओके, A13 का कोफैक्टर क्या होगा, A13 का माइनर निकालो, उसके साथ प्लस लगा दो। आई इतनी बात समझ में। A12 का, यहां पे ध्यान देना, A12 का माइनर कैसे निकालोगे, A12 कौन से रो में पड़ा है, फर्स्ट रो में, उसको डिलीट करो। कौन से कॉलम में पड़ा है, सेकंड कॉलम में, उसको डिलीट करो। बाकी कौन सा सब मैट्रिक्स बन रहा है, A21, A23, A31, A33, उस 2 × 2 का डिटरमिनेंट निकालोगे तो A12 का आपको माइनर मिल जाएगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इतनी जो हमने यहाँ पे पूरी यहाँ पे मैंने आपको डिटेल एनालिसिस किया, उससे हमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकला वो ध्यान से देखो। ध्यान से ये यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, चक्कर वो समझो। हमने डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो को टारगेट किया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, A11 तो पता है, C11 चाहिए। तो A11 के लिए C11 सिंपली क्या होगा, M11, सिंपली क्या होगा, M11। ओके, M11। सिमिलरली यहां पे A12 प्लस A12 और C12 यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ A लिखना हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, A11 इंटू M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ओके, आई इतनी बात समझ में। 3 × 3 का अगर डिटरमिनेंट निकालना तो सिंपली क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालो, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो। सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालो, उसके उसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आएगा। थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालो, उसके उसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस साइन आएगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। चलो जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओके, ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, इसी को ही तो हमें डील करना था। ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूं। ओके, इसको मैं नीचे पेस्ट कर दिया मैंने, ओरिजिनल ये क्वेश्चन आ गया। ओके, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम फर्स्ट रो के अलोंग ही जाएंगे, फर्स्ट रो के अलोंग ही चलो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट रो के अलोंग जाएंगे तो यहाँ पे A11 क्या है, 8। A11 बेटा क्या होगा, 8 होगा। M11 क्या होगा, M11 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो को इमेजिन, फर्स्ट रो को भूल जाओ, फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, बाकी क्या बचा 0 2 6 0, 0 2 6 0, ये 2 × 2 का सब मैट्रिक्स बचा, उसका डिटरमिनेंट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, माइनस क्या आएगा, माइनस के बाद आएगा A12, वो क्या है यहाँ पे x है। फिर यहाँ पे एक और माइनर आएगा जो कि 2 × 2 का डिटरमिनेंट होगा। ये सेकंड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो को डिलीट करो, क्या बचा 4 2 12 0, 4 2 12 0, प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा लास्ट A13 जो कि 0 है। 0 इंटू माइनर, 0 इंटू इट्स माइनर, तो 0 इंटू माइनर हमेशा 0 ही होगा, तो इसको लास्ट टर्म को हम नहीं लिखते। ओके, लास्ट टर्म को हम अभी नहीं लिखेंगे। चलिए फर्स्ट टर्म को ही हम
यहां पे देख लेते हैं। और अगर क्योंकि हमें सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी यहां पे इसको सॉल्व करो। इंप्लाइज, देखो यहां पे 0 इंटू 0 कितना होता है 0, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 इंटू 0 माइनस 12। ओके, तो ये कितना आएगा -12 इंटू 8, -12 इंटू 8। ओके, यहां पे आएगा -x इंटू क्या आएगा देखो 4 इंटू 0, 0 माइनस 24, कितना आया 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 12 इंटू 8। तो ये 12 और ये 2 कैंसल, तो x की जगह आ गया 4। तो आपका आंसर क्या आया बेटा 4 आया। आपका आंसर क्या आया बेटा 4 आया। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? आपका आंसर बेटा क्या निकला 4 निकला। ओके, तो अगर आप x की जगह यहां पे 4 रखते हो, फिर से सुनो, अगर x की जगह आप यहां पे 4 रखते हो तो सिंपली आपका जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का हो जाएगा 0, और उस केस में हम बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? तो ये थोड़ा मैंने डिटेल में आपको बता दिया, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका आपको इनवर्स में भी आपको हेल्प मिलेगी इसमें, जहां पे एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का सिंपली हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है। ओके, समझ में आई इतनी बात? क्लियर हुआ इतनी बात? ओके, फिर इस सेशन को हम यहीं पे बच्चों एंड करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कुछ इनवर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा 2 से 3। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि और कुछ मैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस करवा सकता हूं, या फिर हम बढ़ेंगे फिर रैंक की तरफ। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।